दुकान चला रहा है उसको अपने दुकान के आगे नाम क्यों लिखना है? अगर हम सृष्टि श्रीवास्तव है तो मेरे लिए क्यों हम अपने टी शर्ट पे थोड़ी लिखवा के घूमेंगे मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव? क्या नेम प्लेट की सच में जरूरत है? क्यों नेम प्लेट की जरूरत है? दुकान के ऊपर क्यों लिखा होना चाहिए कि अब्दुल की दुकान है? वास्तव में मुस्लिमों के सबसे बड़े विरोधी है, ये सारे विकास विरोधी है। ये जो वर्तमान एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है ये कई मामलों में संविधान का भी वायलेशन करता है। आम लोग हैं वो मोदी सरकार पर भड़के हुए। मैंने पीआईएल फाइल किया है कि सारे टैक्स खत्म होने चाहिए, लेकिन बजट में बिहार के पुल के लिए भी पैसा दिया गया है। क्या ये सवाल खड़े करने वाला नहीं है? राहुल गांधी, सुप्रिया सुले जो सवाल उठा रहे हैं कि इस बार कुर्सी बचाओ बजट है। भारत के ऊपर इस समय 225 लाख करोड़ का कर्जा है, यानी आपके ऑफिस में सारे बैठे हुए जितने लोग सबके ऊपर 1.5 लाख का कर्जा, 1.5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर भी, 1.5 लाख का कर्जा आपके। कभी भी हमारे पूर्वज कहते थे उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए या उधार लेके पूरी हलवा नहीं खाना चाहिए, जितनी अपनी चादर हो उतनी चादर फैलाना चाहिए। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि भारत में भ्रष्टाचार चरम पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी जी, सबसे पहले तो न्यूज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी जी, बहुत सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। जो लोग उनको नहीं भी जानते हैं और जो लोग राजनीति में इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो भी निर्मला सीतारमण को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भड़के हुए हैं। क्यों? एक आम युवा जो मुश्किल से 24-25 साल का भी होगा, वो भी बीजेपी को लेकर भड़का हुआ है। वजह सिर्फ एक, बजट। अब जिसकी सैलरी 3 लाख से ऊपर है सालाना, उसको भी टैक्स देना होगा। क्यों? हर एक आम युवा के मन में सवाल यही है। हम भी ज्यादा एज के नहीं है, मेरे मन में भी ये सवाल है कि आखिर क्यों सैलरी पर भी टैक्स क्यों देना होगा? देखिए सृष्टि जी, एक्चुअली लोग निर्मला सीतारमण जी को तो ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान टैक्स सिस्टम में क्या कमियां, इसका स्थायी समाधान वो नहीं बता रहे। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो ये वर्तमान टैक्स सिस्टम है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे वैट है, टीडीएस है, जीएसटी है, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, ये सारे विकास विरोधी है। ये जो वर्तमान एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है ये कई मामलों में संविधान का भी वायलेशन करता है। उदाहरण के लिए 25,000 रुपए महीने का मतलब ये हुआ कि 822 रुपए पर डे, यानी अगर आपकी तनख्वाह 825,000 रुपए महीने है, साल की 3 लाख है, यानी आप पर डे 822 रुपए कमाती हैं। अब आपको अगर पर डे 822 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टैक्स देना है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो चलाने वाले 1,500-2 हज़ार कमा लेते हैं, ठेले पे सब्जी बेचने वाले भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, आपके लाई चना बेचने वाले भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, एसी मैकेनिक 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, प्लम्बर भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, कपड़ा प्रेस करने वाले भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, माला फूल बेचने वाले भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, पंचर बनाने वाले भी 1,500-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। तो चर्चा ये होनी चाहिए कि वर्तमान टैक्स सिस्टम ठीक है कि नहीं है, और वर्तमान टैक्स सिस्टम खत्म करके नया आना क्या चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपने कहा कि विकास विरोधी है, संविधान के खिलाफ है। हाँ, तो क्या मोदी सरकार विकास विरोधी है? नहीं, ये टैक्स सिस्टम आज से नहीं हुआ, ये टैक्स सिस्टम तो जब से आजादी से तब से चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जो विपक्षी लोग इस पूरी टैक्स व्यवस्था के बारे में आवाज उठा रहे हैं, उनको सलूशन बताना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये संविधान विरोधी है? क्योंकि एक मंत्रालय कहता है कि 3 लाख रुपए पाने वाला अमीर है, उसको टैक्स देना है। दूसरा मंत्रालय कहता है कि 8 लाख रुपए पाने वाला भी गरीब है, उसको रिजर्वेशन देना है। ये दोनों साथ नहीं चलना चाहिए ना। अगर 3 लाख वाला अमीर है तो जो भी भारत में 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस 8 लाख रुपए पाने वाला तो ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा, और 3 लाख रुपए साल में कमाने वाला अमीर मान जाएगा। टैक्स भी भाई, टैक्स तो अमीरों से लिया जाता है, गरीबों से थोड़ी लिया जाता है। तो ये तीसरी बात, ये टैक्स सिस्टम आप जरा देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जिसको ट्राइबल आज भी कहते हैं, हालांकि वो ट्राइबल है नहीं, सब ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई अपना कॉलेज चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई गैस एजेंसी चला रहा है, कोई कोल्ड स्टोर चला रहा है, दुनिया भर का काम कर रहे हैं, उनसे सरकार 1 रुपए नहीं टैक्स लेती। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान का वायलेशन कर रहा है। और व्यापार विरोधी मैंने क्यों कहा? क्योंकि इस टैक्स व्यवस्था के कारण व्यापारी जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनका आधा टाइम
कागज भरने में लगा रहता है और टैक्स की कंप्लायंस करने में लगा रहता है। लेकिन आपने यहाँ कहा जैसे कि 8 लाख रुपए कमाने वाला टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन लगता नहीं कि इसकी जो जड़ है वो हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी इतना भेदभाव किया जिसके चलते रिजर्वेशन मिला है और उसका फायदा अभी तक उठाया जा नहीं, रहा है। आपने समझा नहीं। मैंने केवल ये कहा फार्मूला एक होना चाहिए। अगर 3 लाख रुपए पाने वाला अमीर है, उससे टैक्स लिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस की लिमिट भी 3 लाख होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए तक ईडब्ल्यूएस, 8 लाख तक आदमी मान ले रहा है कि भाई ये गरीब है और इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो टैक्स भी 8 लाख के ऊपर ही लगना चाहिए। 8 लाख कम, 8 लाख से पहले टैक्स नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहना है मतलब फार्मूला एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वित्त मंत्रालय तो 3 लाख रुपए वाले से टैक्स ले और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री 8 लाख पाने वाले को रिजर्वेशन दे। वो फार्मूला नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वर्तमान टैक्स व्यवस्था में इतना मकड़जाल है इसमें कि पढ़े लिखे लोग भी बिना सीए की मदद से अपना टैक्स नहीं भर सकते। इतना इसमें मकड़जाल है, इतना इसमें मतलब फॉर्मेलिटी है करने में। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि भारत में कुल 800 सांसद और 4200 विधायक, 5000 हो गए सांसद विधायक, इसमें से एक सांसद विधायक अपना टैक्स भर के दिखा दे बिना सीए की मदद के। भारत में 5000 से ज्यादा जज हैं, एक भी जज ये टैक्स भर के दिखा दे बिना सीए की मदद से। भारत में 50,000 के आसपास नौकरशाह हैं, कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, पेशकार, एडीएम। इसमें एक भी नौकरशाह बिना सीए की मदद से अपना टैक्स भर के दिखा दे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है इस टैक्स के सिस्टम में, छोटा सा भी कारोबार करते हैं तो भी एक अकाउंटेंट रखना है, छोटा सा भी कारोबार करेंगे तो भी सीए के पास जाना है, छोटा सा भी काम करेंगे। और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको टूर ट्रेवल का काम करना है, अगर आपने ट्रेवल कंपनी बना लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको जीएसटी भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कंपनी नहीं बनाई तो आप घर में 10 गाड़ी रख लो, एक गाड़ी अपने नाम खरीद लो, एक भाई के नाम खरीद लो, एक चाचा के नाम खरीद लो, एक बीबी के नाम खरीद लो, एक बेटे के नाम खरीद लो, 10 गाड़ी चलाओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो आपको टैक्स नहीं देना। तो हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, टूर ट्रेवल का काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये रहेगा, एक आम युवा के तौर पर हम लोग क्यों टैक्स भर रहे हैं? सरकार ये चीज क्यों लेकर आई है कि जो 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उनको अपनी सैलरी पे भी टैक्स देना पड़ता है? नहीं, सृष्टि आप इस बात को समझी नहीं। सरकार चलाने के लिए टैक्स चाहिए तो पैसा तो चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कमाने पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि सबको मेहनत के साथ खूब कमाने की छूट मिलनी चाहिए। भैया तुम जितना कमाना है कमा लो। खर्च करने पे मेरे ख्याल से खर्च करने पे टैक्स होना चाहिए। अल्टीमेटली आदमी कमा के करेगा क्या, पैसा लाएगा। मान लो आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाती हो, तो या तो आप बैंक में रखोगी या तो खर्च करोगी। बैंक में रखोगी तो भी सरकार के पास, और खर्च करोगी तो आप खर्च के ऊपर टैक्स लगा दो। अल्टीमेटली चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, चाहे ऑटो चलाने वाला, चाहे ठेला चलाने वाला, चाहे पंचर चलाने वाला, हर व्यक्ति जो पैसा कमाता है तो खर्च करता है। तो खर्च करने पे टैक्स लगेगा तो भारत के सब लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, कमाने वाले पे, इनकम टैक्स वालों पे जो लगा रखा है ये बंद होना चाहिए। जीएसटी बंद होना चाहिए, टोल टैक्स, रोड टैक्स बंद होना चाहिए, सारे टैक्स खत्म हो देने चाहिए। केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगना चाहिए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत भी नहीं है। उसका बड़ा फायदा ये होगा कि आपका घर 100 रुपए से बड़ी नोट करते भारत में ब्लैक मनी बंद हो जाएगी, हवाला बंद हो जाएगा, सारे काले कारोबार बंद हो जाएंगे। लेकिन अश्विनी जी, मोदी जी 2000 का नोट तो इसीलिए लेकर आए थे कि उनको काला धन खत्म करना था। नहीं, काला धन खत्म होगा नोट छोटी करने से। आप देख लीजिए दुनिया के जिन देशों में जितनी छोटी नोट है वहां उतनी कम ब्लैक मनी है, वहां उतनी शांति है। आप पूरा यूरोप उठा के देख लीजिए, अमेरिका उठा के देख लीजिए, वहां पे जो मैक्सिमम करेंसी की जो साइज है 100 है। और जिन देशों में बड़ी करेंसी होती है वहां ज्यादा काला धन, ज्यादा हवाला, ज्यादा अराजकता, ज्यादा नशा तस्करी, ज्यादा मानव तस्करी, ज्यादा सोना तस्करी। क्योंकि जो अवैध काम होते हैं वो कैश में होते हैं। तो जितना ज्यादा कैश की साइज बड़ी होगी, नोट की साइज बड़ी होगी, उतना ज्यादा अवैध काम होगा। भाई भारत में आप देख लीजिए, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों, ड्रग स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर जो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के बेचते हैं, ये सारा काम कैश में होता है। 100 रुपए से बड़ी नोट इसलिए मैं कह रहा हूं बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। केवल 20% लोग ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खर्च करने की बात कर रहे हैं। तो जब वो 100 रुपए पर डे 100 रुपए केवल 20% ही खर्च करने वाले हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत क्या है। बिल्कुल। दूसरी बात ये हो गया कि जैसे आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स डाल दोगे, आपने सेट कर दिया भाई 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा,
ठीक है, तो गरीब आदमी तो जो ऐसा सामान खरीदता है जिसकी कीमत 2000 से कम होती है, और आज की डेट में गरीब से गरीब बैंक से जुड़ चुका है। 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 51 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है, 130 करोड़ आधार खुल चुका है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका हुआ है। किसान सम्मान निधि आती, गरीबों को आती है, उनको भी बैंक में आना जाना और अपना एटीएम यूज करना सीख चुके हैं। जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये गरीबों के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सबका बैंक खाता खुल चुका है, सरकार का वजीफा ऑनलाइन उनको आता है। इसका मतलब गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बैंक से जुड़ चुका है, खाता खुल चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना काम करना है, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लागू करिए, 1% लगाइए बस, केवल 1%। यानी आप अगर 1 लाख का सामान खरीदोगे तो आपको 1,01,000 देना है। अगर आप 10,000 सामान खरीदोगे तो आपको मतलब केवल 1% टैक्स लगा दिए। 100 रुपए का सामान खरीदोगे आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना है। 1,000 सामान खरीदोगे तो 1,010 देना, 10 रुपये फालतू देना है। सब लोग बड़े खुशी खुशी दे देंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो टेंशन तलवार अटकी रहती है ना, इनकम टैक्स की तलवार, जीएसटी की तलवार, इंस्पेक्टर की तलवार, इनकी तलवार, उनकी सारी तलवार बंद हो जाएगी। अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट ये नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कोई सामान नहीं बनाता, करता क्या है, वसूली करके लाके देता है ना। जैसे मुंशी होते हैं, मुंशी का काम पहले क्या काम होता था, पैसा इकट्ठा कर करके इकट्ठा करना, ये तिजोरी में लाना। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपका इनकम टैक्स और आपका वैट, टीडीएस, जीएसटी, जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं आपके, अल्टीमेटली ये केवल पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं। कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव काम है। लेकिन इनके डिपार्टमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे देश में चलता है, इनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला और पूरा ऑफिस मेंटेन करने पे हजारों करोड़ का खर्चा आता है। आपका जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे देश में है, आप उसके मंत्री से लेके कमिश्नर तक की पूरा वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला निकालिए, उसके ऑफिस का खर्चा निकालिए, उसका एसी का खर्चा, बिजली का खर्चा सब निकालिए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो इनकम टैक्स वाला जितना इनकम टैक्स लाते हैं उसकी बहुत बड़ी मात्रा में उनके वेतन भत्ता चला जा रहा है। जीएसटी वाला जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसका बहुत बड़ी मात्रा में उनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला चला जा रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं। कुल मिला के आप समझिए कि बजट में जो सैलरी वाली चीज आई है वो गलत है, और इसी से शायद जितने भी युवा है, आम लोग हैं, वो मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। मैंने पीआईएल फाइल किया है कि सारे टैक्स खत्म होने चाहिए अगर आपको भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है। भाई आप ये बताइए, चाणक्य के समय में, चंद्रगुप्त के समय में भारत की जीडीपी 40% थी। 40%। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत था उस समय, 40%। उस समय तो इतने दुनिया भर ना इनकम टैक्स था, ना टीडीएस था, ना जीएसटी था, फिर कैसे हमारी जीडीपी बढ़ गई थी? सिंगल टैक्स लगाइए। टैक्स सिस्टम जितना आसान होगा, लोगों के जीवन में उतना कम तनाव होगा। लोगों के जीवन में कम तनाव होगा तो लोग ज्यादा ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे और देश के विकास में योगदान करेंगे। जितना आप उनको उलझा के रखोगे, कागज में उलझाए रखोगे, सुबह से लेकर शाम तक उनको टेंशन देते रहोगे, कभी वो इंस्पेक्टर आके टेंशन, कभी वो इंस्पेक्टर आके टेंशन, कभी ये फॉर्मेलिटी, कभी 3-3 महीने पे कागज देना, जीएसटी वाला हर महीने भरना है, वो टेंशन में रहेगा। आप व्यापारियों को टेंशन फ्री करना है, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। मिडिल क्लास को टेंशन फ्री करना है, इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए। और जो मैं सिस्टम बता रहा हूं 1% बैंकिंग एक्सपेंडिचर टैक्स का, सरकार की आमदनी डबल हो जाएगी, डबल। क्यों? क्योंकि बीच वाले सारे खत्म हो गए। ये जो दुनिया भर का लीकेज था वो लीकेज खत्म हो गया। और बड़ा फायदा क्या होगा, इस देश में जितने देश विरोधी काम होते हैं, जासूसी, गद्दारी, इस टाइप का, अवैध हथियार का कारोबार, ड्रग स्मगलिंग वाला कारोबार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वाला कारोबार, इस सारा कैश में होता है। जब आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, तो 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन कर दिया, तो ये जो अवैध हथियार का कारोबार करता है पैसा करेगा क्या? और पैसा अगर बैंक में डालेगा तो भी पकड़ा जाएगा। सरकार कहेगी अच्छा तुम कमाते तो कुछ हो नहीं, तुम्हारे खाते में पैसा कैसे आ गया? और जाके अगर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो भी पकड़ा जाएगा, भाई साल में तो कुछ कमाता ही नहीं, तो पैसा कैसे आएगा? तो ये अवैध कारोबार सारे बंद हो जाएंगे, अपराध बहुत कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार तो इतना कम हो जाएगा इस वन नेशन वन टैक्स से कि आप किसी बाबू को पैसा दोगे तो भी नहीं लेगा। अच्छा, एक बजट को लेके सवाल ये भी रहेगा कि इस बार का बजट क्या कुर्सी बचाओ बजट है? क्योंकि कहा गया कि मोदी सरकार तो खुद बहुमत से जीत नहीं पाई, बीजेपी बहुमत के साथ नहीं आ पाई है। बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और इस बार देखा गया है कि भैया जो बीजेपी सिर्फ अपने हक की बात करती है, जो मोदी सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, हर वक्त सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, वो बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर के सब कुछ दे रहे हैं। भैया बिहार के पुल के बारे में आजकल किसी ने सोचा तक नहीं था, इतने पुल गिर गए लेकिन किसी ने नहीं सोचा, लेकिन बजट में बिहार के पुल के लिए भी पैसा दिया गया है। क्या ये सवाल खड़े करने वाला नहीं है? राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत जो सवाल उठा रहे हैं कि इस बार कुर्सी बचाओ बजट है, क्या सच में कुर्सी बचाओ बजट ही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि बिहार भारत का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश भी बिहार का हिस्सा है। बिल्कुल।
तो बिहार को पैसा दे दिया तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, या आंध्रा को दे दिया, अल्टीमेटली भारत में पैसा गया, भारत का पैसा भारत में गया। हाँ, एक बात ये जरूर देखनी चाहिए कि भारत के ऊपर इस समय 225 लाख करोड़ का कर्जा है। मेरी पीआईएल चल रही है फ्रीबीज को रोकने के लिए कि फ्रीबीज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं हुआ, और इस बीच में भारत का कर्जा बढ़ के 75 लाख करोड़ और बढ़ गया, और इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी आपके ऑफिस में सारे बैठे हुए जितने लोग हैं सबके ऊपर 1.5 लाख का कर्जा, 1.5 लाख का कर्जा मेरे ऊपर भी, 1.5 लाख का कर्जा आपके ऊपर भी है। कभी भी हमारे पूर्वज कहते थे उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए, या उधार लेके पूरी हलवा नहीं खाना चाहिए, जितनी अपनी चादर हो उतनी चादर फैलाना चाहिए। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि भारत में भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं के पुल टूटता दिख जाता है, कहीं का पुल नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई तो एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां कम से कम 20% करप्शन नहीं हो जाता। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट है 20% वो गायब हो जाता है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट भी 20% गायब हो जाता है, आपका रेलवे का बजट भी 20% गायब हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सड़कें बनती है आपके साथ, ये भारत में ही ऐसे होता है कि हर साल सड़क बनती है, हर साल टूटती है। मैंने सिंगापुर में नहीं सुना कि हर साल सड़क टूट जाती हो, कभी रूस में नहीं सुना हर साल सड़क टूट जाती हो, अमेरिका में नहीं सुना हर साल सड़क टूट जाती है। भारत में तो बरसात के बाद सड़क बनती है और जैसे ही अगली साल बरसात आती है वो बह जाती है। आपने कहा कि सिर्फ बिहार में पुल नहीं गिरता है, पुल हर तरफ गिरता है, फिर भी बिहार को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, तो सवाल तो खड़े होंगे कि भैया बिहार में कुछ ज्यादा ही पुल गिर रहे हैं, बिहार में कुछ ज्यादा ही पुल गिर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भ्रष्टाचार अनलिमिटेड है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये है। और एक बात मैं कह दूं कि बिहार के पुल पे जो लोग चर्चा करते हैं उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक बार सार्वजनिक रूप से कह दें कि हाँ भैया भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करने। ये नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, संसद में तू मैं चलता है, संसद में आरोप प्रत्यारोप चलेगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चलेगा, खूब होगा। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया। अरे पुल गिरा क्यों? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तू मैं करने थोड़ी रुक जाएगा। भ्रष्टाचार तो रुकेगा जब आप भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएंगे, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करेंगे, भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करेंगे, भ्रष्टाचारियों की आप 100% संपत्ति जब्त, उनको नागरिकता खत्म करेंगे, उनको आजीवन कारावास फांसी देंगे। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब संपत्ति को आप आधार से लिंक करेंगे। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करेंगे। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब आप कैश लेन देन की लिमिट सेट करेंगे, भैया कि 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन हो ही सकता, तब भ्रष्टाचार रुकेगा, तब पुल बचेगा, तब पुल नहीं टूटेगा, तब सड़क नहीं टूटेगी, तब बार बार नाले जाम नहीं होंगे, तब स्कूल भी मेंटेन रहेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हमारे सरकारी स्कूल फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सरकारी हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। पैसा कम नहीं आता, पैसा खूब आता है। सरकारी स्कूल का भी खूब पैसा आता है, सरकारी हॉस्पिटल का भी पैसा आता है, फिर भी सरकारी स्कूल बदहाल है, सरकारी हॉस्पिटल फटेहाल है। ट्रेनों की सिचुएशन क्या है? मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार वो तू मैं करने से नहीं रुकेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा। लेकिन अब उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन इस बार सच में देखा गया कि जो मोदी जी है वो अपने बैसाखियों को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ज्यादा दे रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश है, 29 में से 29 सीट लेकर मध्य प्रदेश आई है, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए उनको कुछ नहीं मिला है, खाली हाथ है। मोहन यादव के राज्य जो है वो खाली हाथ है, लेकिन देख लीजिए नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो सवाल तो खड़े किया ही जाएगा, कॉपी पेस्ट भी कहा जा रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि भैया ये कुर्सी बचाओ बजट ही है। तो क्या सच में इस बार पीएम मोदी को खतरा है कि कहीं नीतीश बाबू फिर से अगर पलटी मार गए, चंद्रबाबू नायडू का मन बदल जाए, तो भैया हमारी तो कुर्सी ही चली जाएगी। तो इससे अच्छा कुछ कुछ दे ही दो। ऐसा एक कहावत है ना, अश्वस्थामा हतो नरो व कंजरो। अश्वस्थामा मारा गया, वो पता चला हाथी था या इंसान था, ये पता ही नहीं। तो ये जो पूरी कहानी वैसे ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब बजट आए तो केवल 2 राज्यों को पैसा दिया जाए, बाकी को दिया ना जाए। ये फिक्स फार्मूला है, बजट का एक फिक्स फार्मूला है कि जो भी बजट आएगा, जो भी योजना आएगी, जितना भी इनकम आएगा, उसका एक फार्मूला चलता रहेगा और उसका कुछ पैसा आपको देना ही देना है राज्यों को। कहीं 60-40 का रेशियो होता है, 70, और एक फार्मूला बना हुआ है। हाँ, किसी राज्य को ज्यादा देना है तो अलग बात है। अब आंध्र प्रदेश, किसकी पहले की सरकारों ने आंध्र प्रदेश को एकदम गर्त में ढकेल दिया है कि वहां वेतन भत्ता नहीं दे पा रहे हैं।
तो अगर आप उनको पैसा अलग से नहीं दोगे तो वहां वेतन रुक जाएगा, तो फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिहार इतने नीचे गर्त में जा चुका है, इतना ज्यादा गड्ढे में चला गया है, इतना ज्यादा उसके ऊपर उधारी हो चुकी है, मेरे समझ से 4 लाख करोड़ की उधारी हो चुकी है बिहार के ऊपर। तो अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वेतन भत्ता नहीं दे लेकिन पाएंगे। अब क्यों याद आ रहा है? पहले तो भैया नीतीश कुमार प्लेट लेके धिंडोरा पीट रहे थे कि मुझे कुछ दे दो, विशेष राज्य का दर्जा दे दो, कुछ दे दो, तब मांग रहे थे। तब मोदी जी नहीं सुन रहे थे, तब तो इग्नोर मार रहे थे, क्योंकि शायद तब बहुमत थी उनके पास। लेकिन अब जब नजारा बदल गया है, तब उनको बिहार के बारे में याद आया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये नहीं, क्योंकि हम खुद बिहार से हैं, हम आज तक नहीं देखे अश्विनी जी कि बिहार को इतना प्रिविलेज मिला हो, नीतीश कुमार को इतना प्रिविलेज मिला हो। देखो, उनको प्रिविलेज तभी मिलता है जब उनका मन पलटी मारने का होता है। बिहार की समस्या का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। बिहार की गरीबी खत्म करना, और बिहार की नहीं, भारत की गरीबी अगर ठीक करना है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, असली मुद्दे पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। भारत की असली समस्या क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बढ़ते अपराध की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहा है मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लोगों को शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, शुद्ध दही नहीं मिल पा रही, शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ रही है। हो क्या रहा है? चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 ज्यादा है, फिर भी वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। भारत का क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, फिर भी यहाँ 90,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। तो मूल कारण हमारा जनसंख्या विस्फोट है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। और 3.25 करोड़ बच्चे का मतलब जानती हैं आप? जब तक सरकार 2 करोड़ स्वरोजगार दे पाती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना पाती है गरीबों के लिए, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। समस्या ये है कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, चीन जैसा कठोर कानून नहीं बनेगा कि जो हम दो हमारे दो न माने उसकी नागरिकता खत्म हो, उसकी वोटिंग का राइट खत्म हो, जो हम दो हमारे दो न माने उसको सारे प्रिविलेज बंद हो, उसको फ्री का पानी नहीं मिलेगा, फ्री का उसको इलाज नहीं मिलेगा, उसको जो हम दो हमारे दो ना माने उसको सारे गवर्नमेंट स्कीम की जो बेनिफिशियल स्कीम है ना, सारी रोकना पड़ेगा, तब ये कानून तभी सफल हो पाएगा। योगी ये लेकर आए थे जनसंख्या नियंत्रण, उत्तर प्रदेश में बहुत किए थे, लेकिन अब देखिए इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये भी राजनीति में तब्दील हो गया। कुछ लोग कहने लगे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को ज्यादा बोला जा रहा है, हम दो हमारे दो के लिए, उनको भी टारगेट किया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि हर चीज में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है उस पे लोग डिस्कस करने से ज्यादा राजनीति ही उस पे करने लगते हैं। किसी भी चीज को खराब करना हो ना, किसी भी अच्छी योजना को बर्बाद करना, तो आप उसको हिंदू मुस्लिम कर दो। सच्चाई ये है कि भारत में गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, आप भारत में 10 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। टैक्स कौन देता है? जो 25,000 या उससे ज्यादा कमाता है। आप देख लीजिए, उसमें ज्यादातर वो हैं जो हम दो हमारे दो फॉलो करते हैं। जिनके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी गरीबी होगी, उतना बीमारी होगी, घर में अशिक्षा रहेगी, घर में टेंशन जा रहा है। उनको छोटा परिवार सुखी परिवार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, तो सही दिया गया था। अगर हमने, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 20A, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A साफ साफ लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। कायदे से इस पे संसद में चर्चा होनी चाहिए, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो देश को चाहती हैं कि हाँ वास्तव में भारत की समस्याओं का समाधान हो, उसको इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप जरा देखिए, हमारे पास जमीन केवल दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया केवल 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ग्राउंड लेवल हर जगह का नीचे खत्म होता जा रहा है। दिल्ली के तो नीचे का पानी खत्म हो चुका है। हम कौन सा पानी पी रहे हैं? जो हरिद्वार से गंगा नहर वाला पानी आता है वो हम लोग पीते हैं। अभी सर्वे आया है कि दिल्ली में हर साल 12,000 लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं। बाकी वाटर पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से कितने और हो रहे हैं वो अलग बात है। एक नया सर्वे आया कि दिल्ली के लोगों की जो उम्र है वो 10 साल कम हो गई। और इफेक्ट है, मैं पिछले कई सालों में देख रहा हूं कि दिल्ली में जितने भी 80% कोई क्रॉसिंग 80 साल कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, सब 80 साल से पहले निकल जा रहे हैं। जबकि गांव देहात में और बाकी जगह देखिए लोग 85 साल, 90 साल, 95 साल जीते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही खतरनाक है। सर, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, कुपोषण खत्म नहीं होगा, प्रदूषण खत्म नहीं होगा, अशिक्षा खत्म नहीं होगी, सरकार को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, जितने अलायंस है सबको मिलकर एक कठोर कानून की लागू करना चाहिए। उसी से गरीबी खत्म होगी। और नहीं, न मुस्लिम्स की गरीबी खत्म होगी, न दलितों की गरीबी खत्म होगी।
आप मुसलमानों में देख लीजिए, जिन्होंने हम दो हमारे दो फॉलो किया, वो बाकायदा उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। आप दलितों में देख लीजिए, जिन्होंने हम दो हमारे दो फॉलो किया, उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। आप ओबीसी में देख लीजिए, जिन्होंने हम दो हमारे दो फॉलो किया, उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। गरीब वही है जिनके 10, 12, 15 बच्चे हैं। ये बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी ये लेकर क्यों आते हैं? योगी पर इतना इल्जाम लगता आया है हमेशा से कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ करते हैं, ऐसा कहा जाता है, लोग भी ये कहते हैं। और इसी बीच योगी एक बार फिर से वही चीज लेकर आ जाते हैं जिसपे लेकर उनको फिर सवाल उठ रहा है। क्या नेम प्लेट की सच में जरूरत है? क्यों नेम प्लेट की जरूरत है? दुकान के ऊपर क्यों लिखा होना चाहिए कि अब्दुल की दुकान है या रोहित की दुकान है? किसकी, क्यों ये लिखना जरूरी क्यों है? ये जनता सच में सवाल उठा रही है। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल 19 है, और वो आर्टिकल 19 भारत के संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि सबको राइट टू इंफॉर्मेशन है, सबको राइट टू नो है, सबको जानने का अधिकार है। दूसरा, संविधान का एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भारत के सभी कंज्यूमर्स को, सभी उपभोक्ताओं के अधिकार देता है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं और उस पर कौन उसका बनाने वाला है, उसको भी उनको जानने का अधिकार है। फूड सेफ्टी एक्ट कहता है कि जो खान पान की चीज़ें हैं उसको भी ये जानने, सभी उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार है कि जो खान पान का सामान है वो किसने बनाया और कौन बेच रहा है। तो इसलिए योगी जी ने कोई संविधान विरोधी काम नहीं किया, योगी जी ने कोई कानून विरोधी नहीं काम किया। सच्चाई है ये तो, जो फूड सेफ्टी एक्ट और ये सब बहुत पुराने कानून है, एक 2006 का कानून है, कायदे से पूरे देश में लागू होना चाहिए था। एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, डॉक्टर अपना अगर नकली नाम लिखे अपने क्लिनिक के सामने तो अब अपराध, वकील अपने चैम्बर के सामने अगर दूसरे किसी का नाम लिख दे तो अपराध, कलेक्टर अपने ऑफिस के सामने किसी और का नाम लिख दे तो अपराध, आर्किटेक्ट अपने ऑफिस के सामने किसी और का नाम लिख दे तो अपराध, ट्रेन में जो टीटी चलता है अगर अपने कोट के ऊपर कोई और नाम लिख दे तो अपराध। जब सबके लिए अपना असली नाम बताना जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कलेक्टर हो, तो फिर दुकानदार को अपना असली नाम बताने में क्या समस्या है? क्यों दिक्कत है? बताना चाहिए। डॉक्टर और लॉयर की बात अलग हो जाती है, वो अपना नाम नहीं छुपा सकते, लेकिन एक आम आदमी जो दुकान चला रहा है उसको अपने दुकान के आगे नाम क्यों लिखना है? अगर हम सृष्टि श्रीवास्तव है तो मेरे लिए क्यों, हम अपने टी शर्ट पे थोड़ी लिखवा के घूमेंगे मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव? नहीं, टी शर्ट पे थोड़ी लिखवाना है, वो ठेले पे लिखवाना है, उस ढाबे पे लिखवाना है, उस दुकान पे लिखवाना, वहां लिखवाना। जैसे जैसे क्लिनिक के सामने लिखा रहता है, चैम्बर के सामने लिखा रहता है, हॉस्पिटल के सामने लिखा रहता है कि यहाँ कौन कौन डॉक्टर बैठता है, इस क्लिनिक का मालिक कौन है। लेकिन अश्विनी जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर ये रूल योगी जी लेकर आए हैं, इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो लोग इसको कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वास्तव में मुस्लिमों के सबसे बड़े विरोधी हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? जब तक लोगों ने इतना विरोध नहीं किया था, न कागज दिखाएंगे, न नाम बताएंगे, न कागज दिखाएंगे, न नाम बताएंगे, ऐसा हंगामा नहीं किया था, तब तक हो क्या रहा था कि जो लोगों के पास वीडियो आता था ना, पेशाब करने का, थूकने का, लैट्रिन करने का, उसमें से कुछ वीडियो पे विश्वास करते थे, कुछ पे नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ओवैसी, महुआ मित्रा और फलाने, कांग्रेस ने और सपा ने, और विरोध किया तो किया, कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगर 10 वीडियो आ रहा है थूकने का, पेशाब करने का, लैट्रिन करने का, तो लोग 10 के 10 खोल के देख रहे हैं और 10 पे 10 पे विश्वास कर रहे हैं। पहले 10 वीडियो आता था, लोग 5 को मान लेते थे, 5 को नहीं मानते थे, उनको लगता था नहीं यार, चलो थूक तो सकते हैं, पेशाब नहीं करेंगे, या चलो ठीक है पेशाब भी कर दिया, लैट्रिन नहीं करेंगे। अभी तो वीडियो आ रहा है कि बाकायदा पूरा बिस्किट वहां पड़ा हुआ है, वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। एक वीडियो आया कि वो रसगुल्ला रखा हुआ है ढाबे में और उस रसगुल्ले में लैट्रिन कर दिया। एक वीडियो आया कि वो दाल बनी हुई है, अरहर की दाल पीली पीली, उसमें टॉयलेट कर दिया। एक वीडियो आया कि आपका जो है बिरयानी बना रहा है और नाले का पानी जा रहा है, उससे बिरयानी बना रहा है। तो ये मेरा मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि नेम प्लेट लगाने से वो सोच नहीं बदलेगी। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कन्वर्टेड हिंदू हैं। पहली बात तो आप ये बताइए, ये थूकने, पेशाब करने, लैट्रिन करने का मामला दुबई में कभी नहीं सुना हमने कि दुबई में लोग दुकानदार थूकते हो, पेशाब करते हो, लैट्रिन करते हो।
कभी हमने ये नहीं सुना कि सिंगापुर में, अमेरिका में, रूस में कोई थूकता है, लैट्रिन करता है, पेशाब करता है, नहीं सुना। इसका अस्थाई समाधान है कि आपको पहली बात तो तालीम बंद करनी पड़ेगी। वो मुगलिया सोच जो चल रही है ना, पाक नापाक की सोच, हराम हलाल की सोच, उसको बंद करना पड़ेगा। और वो सोच आती है आपके मुगलिया स्कूल से। भारत में जो मुगल के समय में मदरसे खुले, उन स्कूलों में वही किताब पढ़ाई जा रही है जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय पढ़ाई जाती थी। तो मुगल तो चले गए लेकिन मुगलिया स्कूल नहीं बंद हुए। मुगल तो चले गए लेकिन मुगलिया किताब नहीं बंद हुई। मुगल तो चले गए लेकिन मुगलिया जो सिलेबस था वो नहीं रुका है। पेट में कोई बच्चा ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना पारसी, ना ईसाई। अल्टीमेटली पैदा होने के बाद कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, कोई पारसी, ईसाई। आप हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, उसको मुस्लिम के घर में डाल दो तो मुस्लिम कल्चर सीख लेगा। मुस्लिम घर में कोई पैदा हुआ हो, उसको बदल दो, हिंदू घर में डाल दो, हिंदू कल्चर सीख लेगा। तो अल्टीमेटली जो बच्चे का स्वभाव बनता, जो कैरेक्टर बनता, जो बिहेवियर बनता, वो इस बात पे बनता है कि वो बड़ा होके क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन आप देखिएगा, किसी भी मुस्लिम को नेम प्लेट लगाने से दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं। अभी हाल फिलहाल ही एक बाइट सामने आया था, बोला था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नेम प्लेट लगा दूंगा। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि आखिर नेम प्लेट लगाना क्यों है। किसी को नेम प्लेट लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना क्यों है, सवाल ये है। लगाना इसलिए क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू नो, जानने का अधिकार और सूचना का अधिकार। और राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भी बना है। राइट टू नो फंडामेंटल राइट है और उसी राइट टू नो के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है और आपका फूड सेफ्टी एक्ट बना है। देश के सभी उपभोक्ताओं को जो भी कुछ खान पान का सामान खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि जो सामान है वो किस कंपनी ने बनाया है और उस सामान को कौन बेच रहा है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे पहले बिस्किट होता था, पहले बिस्किट पे बिस्किट कंपनी का नाम लिखा होता था, लेकिन उस बिस्किट में कितना शुगर है, कितना मैदा है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, नहीं लिखा होता था। अब सब लिख के आता है। क्यों? क्योंकि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं वो उसमें क्या क्या कंटेंट है लिखा होना चाहिए। और वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी कहता है कि जो आप सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, उसको भी आपको जानने का अधिकार है। मेरा ये मानना है कि भारत के सभी राज्यों को इसका कंप्लायंस करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दुकान पे नाम लिखा हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, उसका मोबाइल नंबर लिखा हो। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम रोक क्यों लगा देती है अगर ऐसा था? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक इसलिए लगा दिया कि कायदे से यूपी सरकार को जो 2006 वाला कानून है ना, उस कानून के लिए गजट निकालना चाहिए था। होता क्या है कि जब कोई पार्लियामेंट से कानून बनता है और जब राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट करता है तो बाकायदा एक गजट निकाला जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, वो शासन स्तर पर निकलता है। वो एक जिले दो जिले के लिए नहीं निकलता। और पार्लियामेंट का कानून को इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी केवल कप्तान और पुलिस की नहीं है। पार्लियामेंट के कानून को पहले नोटिफाई किया जाता है, फिर उसको कप्तान और कलेक्टर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें थोड़ा सा केवल इतनी भूल हो गई है कि उसका नोटिफिकेशन वहां से नहीं निकला है और सीधे कुछ जिलों में उसको इंप्लीमेंट किया। कायदे से पूरे यूपी के लिए एक नोटिफिकेशन आना चाहिए और पूरे यूपी में इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं कहता पूरे देश में इंप्लीमेंट होती है। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, या तो भाई कानून खत्म कर दो, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म कर दो, आप फूड सेफ्टी एक्ट खत्म कर दो, संविधान का आर्टिकल 19 निकाल दो, राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म करो, राइट टू नो खत्म करो, और नहीं अगर लागू है तो उसको इफेक्टिवली लागू करो। राइट टू इंफॉर्मेशन आपने कहा, ठीक है, उसको मानते हैं, लेकिन देश में जिस तरह के हालात है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद से कुछ ज्यादा ही हिंदू मुस्लिम देखने के लिए मिला है, तो क्या नफरत नहीं फैल जाएगी इस चीज से? जो नेम प्लेट लगाने का मुद्दा, उससे और ज्यादा नफरत को आग नहीं दिया जा रहा है? देखो, पहली बात तो कहते नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत में अगर संविधान चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है। भारत में अगर डेमोक्रेसी जिंदा है तो इसलिए चल रही है डेमोक्रेसी क्योंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है। दुनिया में जहां पे भी 70% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, वो कोई एक देश बताइए जहां डेमोक्रेसी हो। भारत में, दुनिया में कोई एक ऐसा देश बताइए जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम हो और वो सेकुलर कंट्री हो। नहीं है। भारत सेकुलर है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि सेकुलर में हिंदू मेजॉरिटी में है। भारत में सबको समान अधिकार है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में। और सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह चुका है, हिंदुज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदू का मतलब क्या? वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू का मतलब क्या? सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। हिंदू कभी ये नहीं कहता कि केवल हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हिंदू तो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता।
आप मुझे एक कोई घटना बताइए जहां हिंदुओं ने कहा हो कि जो हिंदू बन जाएगा उसको तो स्वर्ग मिलेगा, जो हिंदू नहीं बनेगा वो नरक में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। हिंदू कभी ये भी नहीं कहता। देखिए ऐसा आप कभी कहा नहीं गया है, नहीं, ठीक मैं है, ऐसा कोई कहा नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जय श्री राम का नारा लगवाकर बहुत लोगों को पीटा गया है। नहीं, तो उनके खिलाफ कानून काम करता है, जहां पे ऐसा हुआ है उनके खिलाफ कानून काम करता है। तो वही तो बात है, अगर हिंदुओं में ऐसे लोग हैं तो मुस्लिम लोगों में भी ऐसे। मैं आपको केवल अंतर बता रहा हूं। वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में मुझे एक लाइन बताइए जहां ये लिखा हुआ कि जो हिंदू बन जाएगा वही उसी को मोक्ष प्राप्त होगा, जो हिंदू नहीं बनेगा उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। एक जहां लाइन बताइए जहां लिखा हो जो हिंदू बनेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं बनेगा वो तो नरक में जाएगा। जबकि बाकी रिलीजन में इसका उल्टा है। हिंदू में तो आप शंकर की पूजा करो, गणेश की, इतनी लिबर्टी आप देखो कितनी लिबर्टी है। आप चाहे शंकर जी की पूजा करो, चाहे गणेश जी करो, चाहे लक्ष्मी राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे देवी दुर्गा जी करो, चाहे गणेश जी करो, करो तो भी हिंदू, नहीं करो तो भी हिंदू, नवरात्रा व्रत रखो तो भी हिंदू, नहीं रखो तो भी, होली दिवाली मनाओ तो भी हिंदू, ना मनाओ तो भी हिंदू, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू। तो हिंदू एक वृहद कॉन्सेप्ट है, इसलिए हिंदू को आप बाकी लोगों से तुलना नहीं कर सकते। हिंदू वो नहीं है, कोई मजहब नहीं है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है जहां वन गॉड है और वन बुक है, उसको मजहब कहते हैं, उसको रिलीजन कहते हैं। जहां वन गॉड हो वन बुक हो उसको रिलीजन कहते हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है, सनातन धर्म है, इसलिए इसको बाकी लोगों से तुलना करना ठीक नहीं है। हिंदू कभी आज तक हिंदुओं ने लोगों को कन्वर्ट करने के लिए किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं किया। आज तक हिंदुओं ने कभी कन्वर्ट करने के लिए किसी की बहन बेटियों को किडनैप करके उनको कलमा नहीं, उनको हिंदू नहीं बनाया। सनातन धर्म में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी बदनाम करने के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं। मेरा ये मानना है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, और इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इसको तो अल्टीमेटली भारत में जो लोग हैं ये असली मुस्लिम भी नहीं है, ये कोई अरब से थोड़ी आए हुए हैं। अरे 300-400-500 साल पहले आज जितने भी भारत में मुस्लिम हैं, आप पता कर लीजिए कि 5-6 जनरेशन पहले वो कौन थे। कोई आपको जितने हिंदू मुस्लिम हैं यहाँ भारत में, या कोई यादव था, कोई नाई था, कोई तेली था, कोई धोबी था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई चौधरी था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई त्यागी था, सब ऐसे ही थे। ऐसे जितने भारत में क्रिश्चियन है उनको देख लीजिए, पहले वो कोई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, दलित थे, आदिवासी थे, यही तो थे। ज्यादातर दलित थे जो अपने ही धर्म से परेशान हो गए थे, धर्म नहीं 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 नहीं, परेशान नहीं हुए ना ना ना, परेशान नहीं हुए। मुगल, हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हमें हर दिमाग में पढ़ा दिया गया कि मुगल यहाँ सत्ता के लिए आए थे, अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए आए थे। ना मुगल यहाँ सत्ता के लिए आए थे, ना अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। मुगल भी यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे और अंग्रेज भी यहाँ कन्वर्जन कराने आए थे। सत्ता प्राप्त करके कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है और मुगलों ने वही काम किया। मुगलों का केवल दो ही लक्ष्य था, भारत को लूटो और भारत में कन्वर्जन करो, संस्कृति मिटाओ। मेरे ख्याल संस्कृति कन्वर्ट कर दो, संस्कृति अपने आप मिट जाती, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण में इसलिए कह रहा हूं कि जब धर्मांतरण होता है तो आपका त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण से आपका विचार बदल जाता है, धर्मांतरण से आपके रीति रिवाज बदल जाते हैं, धर्मांतरण से आपका सोच विचार बदल जाता है, धर्मांतरण से आपकी जीवन शैली बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आपकी भाषा बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आपके कपड़े बदल जाते हैं, धर्मांतरण के बाद आपका भोजन बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद आपकी सोचने समझने की क्षमता बदल जाती है। क्योंकि धर्मांतरण जैसे हुआ, जैसे आप हिंदू से आप कोई रिलीजन में गए तो आपका जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट, नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट, आपका सर्वमंगल मांगल्य का कॉन्सेप्ट, धर्म की जय हो अधर्म का नाश, वो सब खत्म हो जाता है। फिर आप एक बहुत छोटे से दायरे रिलीजन में आ जाते हैं। ये डिफरेंस है धर्म और रिलीजन का। एक मेरी उस पर पीआईएल भी चल रही धर्म और रिलीजन पे। इसलिए मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली भारत में हो क्या रहा है, समस्याओं पे चर्चा हो रही, मूल कारण स्थायी समाधान पे नहीं। भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो लाइलाज है। थूकने, लैट्रिन करने, पेशाब करने की घटनाएं भारत में होती हैं, न कुवैत में होती हैं, न दुबई में होती हैं, न अरब में होती हैं, न सिंगापुर में होती हैं, न रूस में होती हैं, न जापान में होती हैं, न कोरिया में होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों? देखिए बाकी सब जगह भी तो मुस्लिम है। सिर्फ ये कहा जाए कि ये काम सिर्फ मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम पूरा समुदाय करता है, मेरे ख्याल से ये गलत होगा। क्योंकि गलत इंसान होता है, कोई धर्म या फिर सिर्फ मुस्लिम नहीं। अगर उस धर्म के लोग कुछ कर रहे हैं, अगर हम हिंदू हैं और अगर हम कुछ गलत करते हैं, तो जरूरी नहीं कि मेरे पूरे धर्म को टारगेट किया जाए कि भैया हिंदू ही खराब होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, लोग तो सब में खराब होते हैं ना अश्विनी जी। अगर मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मुस्लिमों को ही पूरा कह दिया जाए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन फैक्ट ये बताता है कि आज तक जितने थूकने, पेशाब करने, लैट्रिन करने वाले वीडियो आए हैं
वो एक कम्युनिटी के ही आए हैं, दूसरे किसी कम्युनिटी नहीं किया। भारत में बहुत कम्युनिटीज रहती हैं, भारत में यहूदी रहते हैं, भारत में बहाई रहते हैं, भारत में पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। जितने थूकने पेशाब करने लैट्रिन करने वाले वीडियो हैं उसमें न एक भी वीडियो न जैन का है, न बौद्ध का है, न सिख का है, न यहूदी का है, न बहाई का है, न पारसी का है, किसी का नहीं है। तो ये एक और, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सब के सब थूकते हैं, सब के सब पेशाब करते हैं, सब के सब आतंकवादी हैं, सब के सब अलगाववादी, नहीं, सब के सब जिहाद, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। तो जो चंद लोग हैं उनका इलाज क्या है? उनका इलाज नेम प्लेट नहीं है, उनका इलाज है भारत में समान शिक्षा लागू करिए। आप वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए, जब तक आप उनको विशेष दर्जा दे के रखेंगे, जब तक उनके विशेष स्कूल चलेंगे मुगलिया वाले, जब तक उनको विशेष तालीम मिलती रहेगी, ये समस्या बनी रहेगी। सबको समान शिक्षा दिए, संविधान भी तो यही कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबको सबकी कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा। भाई गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सिलेबस करिकुलम अलग क्यों होनी चाहिए, किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? सबके लिए आप एनसीईआरटी अनिवार्य कर दीजिए कि भाई आपको 14 साल तक या 16 साल तक, 8वीं तक या 10वीं तक सब लोग एक किताब पढ़ेंगे, सबका सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, मिशनरी स्कूल में पढ़ो, गुरुकुल में पढ़ो, जहां भी पढ़ना है सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। आप 10वीं तक 16 साल तक बच्चों को भारतीय शिक्षा दीजिए, भारतीय परंपरा दीजिए, भारत की संस्कृति दीजिए, भारत का ज्ञान विज्ञान पढ़ाइए, भारत के ऋषियों मुनियों के बारे में पढ़ाइए। क्या लिए उनको विदेशियों के बारे में पढ़ाता? फिर अगर कोई मुस्लिम है वो भी तो कहेगा हमें हमारी संस्कृति पढ़नी है, हम ऋषि मुनि के बारे में क्यों पढ़े? नहीं, मैंने कहा ना यार, भारतीय संस्कृति पढ़ाइए, भारतीय दर्शन पढ़ाइए। जो मुस्लिम है वो भी कन्वर्टेड हिंदू है, जो मुस्लिम है अल्टीमेटली वो भी तो भारतीय है ना, तो उसको भारत के बारे में पढ़ना चाहिए। वो विदेशी वहशी दरिंदों के बारे में क्यों पढ़े, विदेशी आक्रांताओं के बारे में क्यों पढ़े? अल्टीमेटली वो भारत का है तो उसको भारत का ही उसको ज्ञान देना चाहिए, विदेशी नहीं देना चाहिए। अच्छा, योगी को लेकर एक बात ये भी उठ रही है कि जहां बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में है। इससे जो बीजेपी के विरोधी भी है वो भी योगी आदित्यनाथ के साइड आ गए हैं, क्योंकि मोदी योगी के खिलाफ है। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आप जो कह रही हैं उसमें कितनी सत्यता है मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप गलत कह रही हैं। सच्चाई ये है कि कई बार मनगढ़ंत बातें भी होती हैं, और दूसरी सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में योगी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो बीजेपी का दर्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो श्यामा प्रसाद जी का विचार था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो संविधान में चीजें लिखी हुई हैं वो योगी जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और योगी जी यूपी से भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नाम से योगी नहीं जाने जाते हैं? योगी की अपनी इमेज है, योगी के नाम से बीजेपी जानी जाती है। लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ से। योगी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उसके बाद योगी जी ने सड़क माफियाओं की कमर तोड़ दिया है, भू माफियाओं की कमर तोड़ दिया है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले माफियाओं की कमर तोड़ दिया है, जो अराजकता फैला रहे थे उनकी कमर तोड़ दिया है, अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, बहन बेटियों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ा दिया है कि बहन बेटियों को लगता है अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमको कोई छेड़छाड़ करेगा तो योगी जी 24 घंटे के अंदर पुलिस पीटेगी और बाबा की जो है पुलिस आ जाएगी। जो यहाँ पे माफिया राज जो यूपी में चल रहा था ना, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया थे, खनन माफिया थे, बालू माफिया थे, कोयला माफिया थे, नकल माफिया थे, स्कूल माफिया थे, कोचिंग माफिया, सारे माफियाओं की योगी जी ने ऐसी तैसी कर रखी है। इसलिए उत्तर प्रदेश इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के तरफ बहुत तेजी के साथ चल रहा है, और बाकी सब चीजें मनगढ़ंत चीजें हैं। मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, बीजेपी बहुत महिलाओं को लेकर बात करती है, महिलाओं के उत्थान की बात करती है, मोदी सरकार भी बात करती है, लेकिन संसद में इन दिनों अश्विनी जी देखा जा रहा है कि महिलाओं को काफी टारगेट किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश कुमार का ये बयान बहुत सारे संकेत दे रहा है, बहुत सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, संसद में नहीं है तो विधानसभा में, सॉरी माफ कीजिएगा, विधानसभा में जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है वो बहुत सवाल खड़े कर रहा है कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो।
तो महिलाओं को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, या फिर जो भी बीजेपी के लोग भी? देखिए, पहली बात तो बीजेपी हम्म। सबसे ज्यादा महिला सांसद बीजेपी में है, सबसे ज्यादा महिला विधायक बीजेपी में है, सबसे ज्यादा महिला प्रधान बीजेपी में है, सबसे ज्यादा महिला पार्षद बीजेपी में है, सबसे ज्यादा जितने नगर निगम हैं वहाँ के मेयर बीजेपी में है। महिला, अगर आप महिलाओं की बात करें, सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार परसेंटेज देख लीजिए तो बीजेपी राज्य में मिला है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सेना में हो या बाकी जगह, ये सारा बीजेपी के समय हुआ है। इवन महिलाओं के लिए जो सबसे आवश्यक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिले, वो भी उसकी बात कल बीजेपी करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी लेकिन बात देखिए, भी नहीं करती। कागज पे चीजें देने से कुछ नहीं होता ना, दिमाग, सोच कैसे बदलेंगे? जो सोच दिख रहा, अभी देख लीजिए ललन सिंह का बयान है, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी से ही है, जेडीयू से ही, राबड़ी देवी को लेकर कह रहे हैं कि बजट के बारे में कुछ जानती है, अपना सिग्नेचर। तो ये किस तरह का बयान है? देखिए, उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है अब समय आ गया कि भारत में एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव कोड बनना चाहिए और सांसदों विधायकों के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट तय होनी चाहिए। सांसद विधायक भी पढ़ लिख के आए तो अच्छा है, अनपढ़ जाहिल इस टाइप के लोग जब सांसद विधायक बन जाते हैं बड़ी समस्या हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे पार्षद, जैसे आपका क्लर्क बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, नहीं 12वीं पास होना चाहिए, होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, ऐसे सांसद विधायक बनने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे देश में क्या हो रहा है, कानून घटिया है, तो जो व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री बन सकता है, जो होमगार्ड नहीं बन सकता होम मिनिस्टर बन सकता है, जो 10वीं फेल है जो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं कह तो रहा हूँ 10वीं फेल है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और जेल में बैठ के आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बना रह सकता है। ये भी चल रहा है भारत में, आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं जेल के अंदर हैं फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए, इस्तीफा नहीं दे रहे। तो ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए, जो नियम कानून हो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर जेल में बैठ के कोई कलेक्टर नहीं रह सकता, कप्तान नहीं रह सकता, होमगार्ड नहीं रह सकता, वो हवलदार नहीं बन सकता, तो जेल में बैठे बैठे कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता? ये कानून होना चाहिए। और जैसे सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट है, वैसे पार्षद प्रधान सांसद विधायक के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा करेंगे और इस पे कानून बनाने की मांग करेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा लोग ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, और वो क्या होता क्या है, अनाड़ी टाइप के लोग जब पार्षद प्रधान बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं, तो वो जनता को भ्रमित करने के लिए बतौलेबाजी करते हैं, तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन समस्या भी बताएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को समस्या का मूल कारण समझ में नहीं आता, समस्या का स्थायी समाधान समझ में नहीं आता। और समस्या तो तब खत्म होगी ना जब उसका मूल कारण आइडेंटिफाई होगा, फिर उसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। वो करते नहीं है। आप विधानसभा भी देख लीजिए, लोकसभा भी उठा के देख लीजिए, राज्यसभा में भी देख लीजिए, नगर निगम के उसमें देख लीजिए, हो क्या रहा है, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। समस्याओं के मूल कारण पे चर्चा नहीं होती। समस्याओं के अस्थायी समाधान करने के लिए कौन सा नियम बनाना है, कौन सा नियम खत्म करना है, किस नियम में बदलाव और इन सारी करना है, चीजों के लिए पढ़े लिखे लोगों की बहुत पढ़े जरूरत लिखे है। लोगों की आवश्यकता है। अगर कोई भी आके बैठ जाएगा संसद में या विधानसभा में, बिल्कुल, तो सवाल तो उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, हमने कई मुद्दों पर बात की। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मेरा ये मानना है कि जो थूकने, पेशाब करने और लैट्रिन करने की जो घटनाएं हो रही हैं, नेम प्लेट लगाना इसका अस्थायी समाधान नहीं है।